हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। बहुत ही जल्द क्लास के साथ सभी लोग जुड़ेंगे और एक बार कंफर्म करेंगे क्या सारी चीज़ें सही हैं। आ जाइए भाई सभी लोग, क्लास जो है वो हम लोगों की हो चुकी है स्टार्ट। बिल्कुल, मॉक टेस्ट नंबर रहने वाला है 5 और देखते हैं भाई। जोया देव एसएससी ओरिएंटेड, बिल्कुल 5 टाइम पे सभी लोग आ गए, मैं भी टाइम पे हूँ। गुड मॉर्निंग सर, लव फ्रॉम गुजरात। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। और जल्दी से भाई एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को और क्लास के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज जो है हमारा रहने वाला है मॉक नंबर 5। इससे पहले जो है हम लोग 4 मॉक जो है बुक कर चुके हैं और देखते हैं भाई आज के मॉक में कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए भाई शुरू करें, भाई शुरू करें। बताओ भाई सब कुछ ठीक है क्या, जल्दी से बताओ भाई। सर आपका बर्थडे कब आता है, क्या करोगे हमारे बर्थडे का? ठीक है, चलो भाई, जय श्री राम, वेरी गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए भाई शुरू करते हैं मॉक नंबर 5 और उम्मीद करेंगे आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी और काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। किसी ना किसी मॉक पे कुछ स्पेशल भी हम लोग लेके आते हैं, जैसे हम एक मॉक में हम लोगों ने वायरस को फिनिश किया था, ठीक है ना। तो आज जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुकीज से, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा ही पढ़ेंगे और जान लेंगे कि किस टाइप की कुकीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो हर एक मॉक में हम कुछ ऐसा, आज हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस को भी बहुत पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक जो है वो आज हमने रखे हैं, तो हो सकता है उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिले, तो परेशान नहीं होना है। मॉक कराने का मतलब यही है कि सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम से पहले होने तक कवर हो जाए, है ना। सर सौरभ परमार सर आपके कौन लगते हैं? हमारे बड़े भाई लगते हैं, ठीक है। हमारे सर हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइम हियर सर, सर एनटीपीसी का क्लास कराए हैं ना कुकीज, ठीक है ना। चलो आइए भाई, सभी का स्वागत। मॉक नंबर रहने वाला है 5। जो लोग नए हैं उनको मैं अवेयर करा दूं, इससे पहले जो है वो 4 मॉक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज रहने वाला है मॉक नंबर 5। पीडीएफ जो है वो इसकी टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाती है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे सभी। कह रहा है कि इन विंडोज एक्सप्लोरर द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द, ठीक है। जब हमने आपको कई सारे क्वेश्चंस में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया होगा, ठीक है, और इस बार इसने पूछ रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में, ठीक है ना, जब आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हो तो क्विक एक्सेस टूल बार की जो लोकेशन है वो कहां पर रहती है। कह रहा है कि मेन्यू बार या लोकेटेड एट द लेफ्ट एंड, किसके लेफ्ट में होती है, क्या मेनू बार के, एड्रेस बार या सर्च बार या फिर टाइटल बार? जल्दी से बताएंगे सभी। पहले क्वेश्चन का आंसर का जवाब सभी लोग देते चलेंगे। आंसर आपको देना है पहला और ऊपर अपना जवाब, ठीक है, पहले का पहला या जो भी जिस तरीके से ऑप्शन सेट है। सभी लोग कह रहे हैं कि टाइटल बार, कुछ लोगों का ऑप्शन आ रहा है मेन्यू बार। भाई मेन्यू बार नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें, जो सबसे ऊपर जो बार मिलती है आपको, दैट वन इज टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पर बीच में उसका नाम लिखा रहता है, यहाँ पर माइनस और ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज की बटन होती है, और इस साइड में यानी कि टाइटल बार, यानी कि TITLE, टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट में, टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट में आपको मिलता है क्या, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब जरा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे कि देखो, आप फाइल एक्सप्लोरर की ये विंडो जो है ओपन हुई है, ये सबसे जो ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, हालांकि इसमें माइनस का वाला वो क्लोज हो गया है, ठीक है, आ नहीं पाया पूरा। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका टाइटल बार है, ठीक है ना। और इसी टाइटल बार के लेफ्ट में, इसी टाइटल बार के लेफ्ट में ये जो आपको दिख रहा है,
ठीक है ना, दैट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना, इसी को बोला गया है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्योंकि एमएस वर्ड के क्विक एक्सेस टूल बार में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट इसमें कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, तो हो सकता है कि विंडोज एक्सप्लोरर के लिए ये चीज पूछ ली जाए। तो अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए तो बाय डिफॉल्ट इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं जरा देख लेते हैं। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट आपको दो मिलते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। कौन कौन से जरा देखिए। अगर आप बाय डिफॉल्ट की बात करोगे, अगर बाय डिफॉल्ट की बात करोगे, बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस इन क्विक एक्सेस टूल बार, तो देखिए एक तो हमारा मिलता है प्रॉपर्टीज, दूसरा मिलता है न्यू फोल्डर। क्या मिलता है? एक प्रॉपर्टीज मिलता है, दूसरा न्यू फोल्डर। ये जो है ये है प्रॉपर्टीज आपका, ठीक है ना, और जो ये वाला है न्यू फोल्डर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब भी आप किसी फोल्डर को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज देखनी हो तो आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे शॉर्टकट पूछ ले, अगर किसी भी फाइल या फोल्डर की आपको प्रॉपर्टीज जाननी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लिए शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट के साथ एंटर होता है। सारी चीजों को बहुत आसानी से करते हुए चलेंगे। अगर आपको नया फोल्डर बनाना है किसी भी फोल्डर के अंदर, तो हम शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। बहुत सी चीजें आपकी रिवाइज होती हुई चलेंगी और बहुत सी चीजें जो है आप कुछ नई भी सीखोगे। अगर आप रीनेम की शॉर्टकट की बात करेंगे, फोल्डर को सिलेक्ट करिए, फाइल को सिलेक्ट करिए और क्या करना है आपको? प्रेस F2 करना है, ठीक है। अंडू के लिए आप जानते हो कंट्रोल प्लस जेड होता है, ठीक है। रीडू के लिए आप जानते हो कंट्रोल प्लस वाई होता है। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये दो ऑप्शन जो है वो मिलते हैं, एक प्रॉपर्टीज, दूसरा न्यू फोल्डर। क्लियर हुई बात? ये चीजें आपको जान लेनी चाहिए। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस रिवन की बात करते हो, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? ये पार्ट क्या है? इसको बोलते हो आप रिवन। क्या बोलते हो? इसको रिवन बोलते हो। इसके लिए शॉर्टकट एक बार पूछा गया था, ठीक है ना, टू शो और हाइड रिवन, ठीक है। अगर आपको रिवन को हाइड या शो करनी है, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है भाई? कंट्रोल के साथ F1 होता है, ठीक है, कंट्रोल के साथ F1 होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। कह रहा है इज फाउंड अबव। क्लास के बाद में सारी चीजें बताएंगे, पहले जो चल रहा है उसको प्लीज करिए, ठीक है। बाबू और राम, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, क्लास के बाद इसकी चर्चा करेंगे, आपके जो भी डाउट हो उसको पूछ लेंगे, लेकिन अभी क्लास प्लीज डिस्टर्ब ना करिएगा। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आसानी से पढ़ने दीजिए और अपना रिवीजन साथ साथ में करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डैश इज फाउंड जस्ट अबव द फाइल टैब ऑप्शन इन एमएस वर्ड पर। देखो मैंने ये क्वेश्चन दोनों साथ में ही रख दी ताकि एक साथ में आप दोनों लोगों को पता चल जाए। अब कह रहा है कि इज फाउंड जस्ट अबव द फाइल टैब, ठीक है, ऑप्शन इन एमएस वर्ड, पर्पज इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड। तो जो फाइल टैब के जस्ट ऊपर जो आपको मिलता है उसको भी हम क्विक एक्सेस टूल बार ही जानते हैं। क्या जानते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। अब बारी बारी से जानेंगे कि एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या मिलता है और एक्सेल में मिलता है, पावर पॉइंट में क्या मिलता है। जब हम अगर एक किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये है हमारा वर्ड, ठीक है। क्या है? वर्ड। तो वर्ड के ये रहा हमारा आप टाइटल बार, और टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट में मिला आपका क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। और ये फाइल टैब, ये देख रहे हो फाइल टैब, इसी के जस्ट ऊपर ही तो है ये, ठीक है ना, यही तो है क्या? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक। अब एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट आपको क्या देखने को मिलता है? पहले जान लेते हैं पावर पॉइंट में, पहले जान लेते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट इन पावर पॉइंट, ठीक, आपको सेव मिलता है, आपको अंडू मिलेगा, आपको रिडू मिलेगा और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए यहां से कई सारी चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। जब हम सेव की बात करते हैं, जब हम सेव की बात करते हैं तो सेव देखो कितने तरीके से। अगर आप शिफ्ट के साथ
F12 प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ S प्रेस करोगे, सिर्फ F12 प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये सारे सेव और सेव एज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। F12 जो होता है वो किसके लिए होता है, सेव एज के लिए होता है, किसके लिए, सेव एज के लिए। और ये दोनों जो किसके होते हैं, ये दोनों जो हैं वो किसके लिए होते हैं, सेव के लिए होते हैं, ठीक। चलिए आई बात समझ में। अंडू के लिए मैंने बता दिया, रिडू बता स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में स्लाइड स्लो को स्टार्ट से करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, F5, ठीक है। और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है ना। करंट स्लाइड से अगर आपको शुरू करना है तो कुछ नहीं, शिफ्ट के साथ आप F5 प्रेस कर दीजिए। बात आई समझ में, ठीक। बस ध्यान से सुनते रहना, रिवीजन करते चलना। अब देखो एक्सेल की बात कर लेते हैं, साथ ही हाथ लगे हाथ। एक्सेल की जब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट इन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, सेव मिलता है, अंडू मिलता है और रिडू मिलता है। बात समझिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये है आपका वर्ड का, ये किसका है, वर्ड का। बाय डिफॉल्ट वर्ड में क्या मिलेगा आपको, सेव मिलेगा, अंडू मिलेगा और रिडू मिलेगा, ठीक है। बार बार शॉर्टकट इसके नहीं बताएंगे, बस ध्यान रखिएगा। और ये देखो सेव वाला जो आइकन है, एक क्वेश्चन इस बार ये भी पूछा गया था, जो सेव बटन वाला जो आइकन है वो किसकी तरह दिखता है, फ्लॉपी बटन की तरह दिखता है, ठीक है ना। पहले जो फ्लॉपी आता था, फ्लॉपी इसी तरीके से दिखता था, ठीक। फ्लॉपी बटन की तरह ये दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइल और फोल्डर टू बी कंप्रेस्ड यू कैन फॉलो विच ऑफ द बिलो स्टेप्स टू कंप्रेस। कंप्रेस मतलब यानी कि किसी भी फाइल फोल्डर का साइज को रिड्यूस करना, और आप जब आप रिड्यूस करोगे तो इनमें से कौन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जब भी आप बात करते हो किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने की, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस फोल्डर को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद माउस की राइट क्लिक प्रेस करोगे, फिर सेंड टू पर जाओगे और जाओगे कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, यानी कि किसी भी फाइल को कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर में भेजने के लिए वो साइज क्या हो जाएगा, उसका कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही जवाब। अब आपको देखना भी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन यहां पे पढ़ लिया, आपकी मेमोरी में छप जाना चाहिए। और ये होगा कैसे, सपोज दैट मैंने इस डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक प्रेस किया, राइट क्लिक प्रेस करते ही हमारा ये मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। इस तरीके का मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको देखना होगा, सेंड टू पर जाना होगा, किस पर जाना होगा, सेंड टू पर जाओगे, सेंड टू पर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर खुलेगा। आपको क्लिक करना होगा कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, तो आपकी जो फाइल होगी या फोल्डर होगी वो क्या होगा, जिप्ड हो जाएगा, यानी कि कंप्रेस्ड हो जाएगा। आई बात समझ में, बोलो हाँ कि ना, समझ गए हो, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। अब देखो कह रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले करेंगे और फिर इस क्वेश्चन के बाद जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आती हैं, ठीक है ना, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज होती हैं हम उनको पूरा आज फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है तो वो आज वो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइसेस, ठीक है। अब बताइए इनमें से आंसर क्या होगा। Which among the following is a networking device that is used to connect डिवाइस को कनेक्ट करती है, कंप्यूटर नेटवर्क का डेटा फिल्टर करके फॉरवर्ड करती है डेस्टिनेशन डिवाइसेस तक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि स्विच होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, स्विच होगा। भाई राउटर वाले राउटर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राउटर नहीं होगा। परमार सर के चैनल में आप कहां से आए, सोमनाथ पॉल, बताओ भाई इनको परमार सर के चैनल पे हम कैसे आए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा भाई, 4th नंबर होगा, यानी कि स्विच होगा। स्विच देखिए, अब बारी बारी से हम सारी ही डिवाइसेस को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जो भी पॉइंट हैं वो आप एक साथ नोट डाउन करते चलना या फिर समझते चलना, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात कर लेते हैं स्विच की। इसकी बात कर लेते हैं स्विच की, इस पॉइंट को आप नेग्लेक्ट करना, ठीक है। बात करते हैं किसकी, स्विच की। देखिए भाई, स्विच जो है वो क्या काम करता है, आप देखो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। कैसे, सपोज दैट जब भी आपके घर में कोई नेटवर्क लाइन आती है, जब भी आपके घर में एक नेटवर्क लाइन आती है, ठीक है, घर नहीं हम ऑफिस की बात करेंगे, आपके ऑफिस में एक नेटवर्क लाइन लेके आए आप, ठीक है, और आपके ऑफिस में लगभग 25 कंप्यूटर हैं, ठीक है, लगभग 25 कंप्यूटर हैं। अब उन 25 कंप्यूटर को आप नेटवर्क के साथ जोड़ना चाहते हो, ठीक है ना। जब भी आप नेटवर्क के साथ जोड़ोगे तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से आप एक लैन लेके आओगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, जिस तरीके से आपके घर में पावर सप्लाई आती है, जिस तरीके से आपके घर में पावर सप्लाई का एक ही वायर होता है आपकी मेन लाइन से, और फिर आप अपने पूरे घर में क्या करते हो, डिवाइड कर लेते हो, और जब डिवाइड यूज कर लेते हो तो आपके जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें एक स्विच भी लगा होता है, ठीक है। बस उसी से रिलेट कर लेना, तो वैसा ही प्रॉपर्टी के साथ स्विच जो डिवाइस होती है वो भी इसमें भी काम करती है। जब कभी भी कोई भी एक डिवाइस, एक नेटवर्क लाइन लेके आते हो आप, उस लाइन से हमारा स्विच जो है वो कनेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये तमाम सारे जो पोर्ट देख रहे हो, ईथरनेट पोर्ट यानी कि जो लैन पोर्ट है, इन सभी में क्या होते हैं, स्विच जो है, स्विच क्या करता है, इस मेन डिवाइस में नेटवर्क आता है और ये सारे ही डिवाइसेस में यहां से क्या करता है, बांट देता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, अपने पैकेट को हर एक सिस्टम के पास फॉरवर्ड करता है डेटा को, ठीक है ना, उसके डेस्टिनेशन तक। तो हमें नई लाइन को यूज करना नहीं पड़ा, एक ही लाइन से हमने कई सारे यूज कर लिया, तो इसलिए काम आता है हमारा स्विच। सर बिना पीसी बैच के सिर्फ मॉक इनफ है क्या बेसिक्स के लिए, रिप्लाई सर, ठीक है। देखो भाई, सारी ही चीजें जो है वो आपके मॉक में कवर नहीं की जा सकती, ठीक है। मैं ये कह दूंगा आपसे कुछ देर के लिए नहीं मॉक कर लो, हो जाएगा, ठीक है, मैं जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता। लेकिन हाँ, जिसने भी हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा रहा होगा वो इस बात को फील कर रहा होगा कि नहीं, सारे चीजों से कहीं ना कहीं कुछ जो है वो चीजें हम आपकी कवर, हाँ, बहुत हद तक आप कवर कर लोगे, ठीक है, बहुत हद तक आप कवर कर लोगे। तो बात उम्मीद करते हैं स्विच जो है समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करो जरा, स्विच समझ में आया कि नहीं। अ नेटवर्क स्विच फॉरवर्ड डेटा टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन, ठीक है ना, इस बात को याद करके रखिएगा, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अ नेटवर्क स्विच फॉरवर्ड डेटा टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्विच को यूज करते हैं अपनी नेटवर्क डिवाइसेस पे। आई बात समझ में। जिस तरीके से बिजली की लाइन, एक घर में आपकी कई सारी लाइनें तो लेके नहीं, मॉनिटर के लिए अलग, बल्ब के लिए अलग लाइन ले आए, ऐसा तो नहीं होता है। आपका जो कंट्रोल पैनल होता है वहीं पे मेन लाइन आती है, वहीं से डिवाइड हो जाती है अलग अलग, तो वो किसकी मदद से, उसी तरीके से यहां भी डेटा लाइन आपकी एक आएगी और उसमें स्विच को ऐड कर दोगे, स्विच से फिर तमाम सारे कंप्यूटर्स को आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर। चलिए भाई, अब जरा कुछ पॉइंट को जरा एक बार यहां पर देख भी लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, लेकिन इसको समझने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया। एक डेटा लिंक लेयर में काम करता है, पहली बात, ठीक है ना। दिस स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस, इसको भी याद रखिएगा। स्विच डिवाइड्स द कोलिजन डोमेन ऑफ होस्ट बट द ब्रॉडकास्ट डोमेन रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ये पॉइंट है, कुछ इनको याद करें बस। लेकिन एक चीज को आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, हिंदी वाले देख लेंगे। दूसरा आता है आपका रिपीटर, अब देखो रिपीटर भी बहुत ही अहम नेटवर्किंग डिवाइस है। जिस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर होता है भाई, ठीक है ना, बिजली से ही रिलेट करते हुए चलेंगे, जिस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से क्या होता है, रिपीटर होता है। जहां बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जहां बिजली प्रोड्यूस होती है तो बहुत दूर तार के थ्रू, वायर्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, भेजी जाती है, ठीक है। तो इन वायर्स में
बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट के माध्यम से लॉस हो जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होती है तो हीट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बहुत लॉस्ट हो जाती है। तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो उसका वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर कम हुआ वहीं पर लगा दिया हमने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, और जैसे ही स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही सेम काम नेटवर्किंग डिवाइस में नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो सिग्नल होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रिपीटर का याद, पहला पॉइंट, टू बूस्ट द सिग्नल, ठीक है ना। सिग्नल की इंटेंसिटी को इतना बूस्ट कर देना कि जैसे सिग्नल जो किसी भी वायर में ट्रेवल कर रहा है तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते कमजोर ना पड़े, प्रॉपर तरीके से उसके जो पैकेट हैं वो पहुंच जाएं, इसलिए इतनी सिग्नल में पावर होनी चाहिए। उसी तरीके से काम करता है रिपीटर। तो रिपीटर का काम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, बात समझ गए आगे। अ रिपीटर strengthens a signal and retransmits it along to its destination, ठीक है। आपने देखा होगा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आती हैं, जैसे सपोज करो एक पोल यहां पर है, ठीक है, तो एक पोल यहां पर है तो उन्होंने क्या किया, यहां पर रिपीटर लगा दिया, फिर लाइनें आगे बढ़ी हैं, फिर दूसरा कुछ दूरी पर फिर उन्होंने रिपीटर लगा दिया। इस तरीके से जो है वो सिग्नल को पूरी प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो इस वजह से हम लोग यूज करते हैं क्या, रिपीटर। किस लेयर में काम करता है भाई, फिजिकल लेयर में काम करता है। Its job is to regenerate the signal over the same network before the signal becomes too weak or corrupted, so as to extend the length of which the signal can be transmitted over the same network. अगर सिग्नल वीक होता है उसको क्या कर देना, बूस्ट अप करता है, ठीक है। रिपीटर्स डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, रिपीटर एम्पलीफाई नहीं करता है, बूस्ट करता है सिग्नल को, समझ गए बात। When the signal becomes weak, they copy the signal bit by bit and regenerate it at the original strength. इतना सब आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको जानकारी के लिए दे दिया गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रिपीटर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब सिग्नल हमारा वीक हो जाता है, सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए यानी कि स्ट्रेंथन करने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सर हम लोग बांग्लादेश से हैं इसलिए समझ नहीं आ रहा है, सोमनाथ पॉल, अच्छा कोशिश करो भाई, ठीक है। आते हैं अगली डिवाइस पे। देखो जिस तरीके से आप देख पा रहे होगे एक सेगमेंट बना हुआ है और यहां पर लगा दिया रिपीटर, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, दूसरी तक पहुंच गया प्रॉपर तरीके से। अगला आता है आपका गेटवे, अगला आता है आपका क्या, गेटवे। अब गेटवे क्या काम करता है जरा देखिएगा। जब आपके दो डिफरेंट नेटवर्क, मैं बात कर रहा हूं क्या, डिस्क्रिएट नेटवर्क यानी कि डिफरेंट नेटवर्क, जब आपके दो अलग अलग तरह के नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करना हो तो वो काम करता है गेटवे, याद रखिएगा। अ गेटवे कनेक्ट डिस्क्रीट नेटवर्क्स एंड ट्रांसलेट्स पैकेट डेटा इट कैन ट्रेवल बिटवीन द सिस्टम। मतलब दो अलग अलग तरह के नेटवर्क, सेम नेटवर्क नहीं, डिफरेंट नेटवर्क, उनको अगर जोड़ने की बात की हो तो उसको कौन जोड़ेगा, गेटवे जोड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। A gateway, as the name suggests, it passes to the connect two networks together that may work upon different networking model. ये बस याद रखिएगा, डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल पर जो काम कर रहे हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए हम गेटवे का यूज करते हैं। They basically work as the messenger agent that they take data from one system, interpret, transfer to another system. गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ये स्टेटमेंट जो है एक बार पूछा गया था, ठीक है। गेटवे को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेटवर्क लेयर में इसको ये काम करता है। चलिए, ये बेसिकली सारी ही लेयर्स में काम करता है गेटवे, ठीक है। अभी हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कौन किस लेयर में काम करता है। अगला आता है हमारा ब्रिज, ठीक है। अगली हमारी नेटवर्किंग डिवाइस आती है ब्रिज। अब देखो ब्रिज किस तरीके से काम करता है, ब्रिज जो है वो किस तरीके से काम करता है जरा देखिएगा। जब दो अलग अलग क्या होते हैं, देखिए भाई, अ नेटवर्क ब्रिज एक्ट इंटरकनेक्शन बिटवीन टू लैन, दो अलग अलग जगह की जब लैन आ रही होती हैं उनको एक साथ अगर जोड़ना हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं ब्रिज। जैसे
आप एक बिल्डिंग में हो, ठीक है ना, आप एक बिल्डिंग में हो और इस बिल्डिंग में करीब पहले फ्लोर पर और 7वें फ्लोर पे यहां पर एक लाइन है, यहां पर दूसरा लाइन है, ठीक है ना। इन दोनों लाइन को एक साथ अगर जोड़ना है तो आप किसका यूज करोगे? ब्रिज का यूज करोगे, ठीक है। दोनों ही लाइन को जब आपको एक साथ जोड़ना हो, ठीक है, सेम टाइप के नेटवर्क को जोड़ना हो, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे? ब्रिज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। चलिए, अ नेटवर्क ब्रिज एक्ट एज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन टू लाइन्स क्रिएटिंग अ सिग्नल नेटवर्क। दोनों लाइन को मिला के एक सेम नेटवर्क को क्रिएट करना किसका इस्तेमाल होता है? ब्रिज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए भाई, दिस डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरकनेक्ट टू सेपरेट लाइन्स इज नोन एज ब्रिज, इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर और डिसिमिलर लाइन्स। मतलब एक ही तरह के होने चाहिए, अब ऐसा नहीं एक कुछ तरीका का एक दूसरे, दोनों एक ही तरीके के हों। ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है ना। इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट। ब्रिज इज अ रिपीटर विद एड ऑन फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस। इतना सब आप जो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक, ठीक है। बेसिकली जो मेन बेसिक फंक्शन है वो आप जानिएगा, समझ गए, है ना। चलिए भाई, अब अगला एक पॉइंट और आ जाता है आपका एक्सेस पॉइंट। अगला एक पॉइंट और आ जाता है एक्सेस पॉइंट। जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ समय पर जियो की हॉटस्पॉट डिवाइसेस चली थी, ठीक है, उसी तरीके से एक्सेस पॉइंट भी काम करता है, ठीक है। इज अ डिवाइस दैट सेंड्स एंड रिसीव डेटा वायरलेसली ओवर द रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वायरलेसली आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनेट का मजा ले सकते हो एक्सेस पॉइंट से, ठीक है। बात करते हैं, एक्सेस पॉइंट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट अलाउ वायरलेस डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप कनेक्टेड टू अ वायर्ड नेटवर्क। जैसे सपोज दैट आपके यहाँ पर एक डिवाइस लगी हुई, उसके साथ आप वायरलेसली अपने फोन या लैपटॉप को कंप्लीट जोड़ना चाहते हो तो आप इससे जोड़ पाओगे। देखिए भाई, अब अगला आता आपका एक मॉडेम भी है, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था, ठीक है, यानी कि पहले जमाना बोलो का मतलब कुछ 8-10 साल पहले की अगर हम बात करें, हम मॉडेम का यूज करते थे, ठीक है ना। टेलीफोन लाइन से हम नेटवर्क सिग्नल को यूज करते थे। तो ये मॉडेम क्या करता था, आपके सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। हमारा सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, ठीक है, एनालॉग नहीं समझता है। तो एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में करने के लिए किसका काम होता था? मॉडेम का इस्तेमाल होता था, ठीक। फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रांसमिट दीज सिग्नल्स टू द मॉडेम एट द रिसीविंग लोकेशन। नेक्स्ट देखिए भाई, हब भी यूज होता है, ठीक है। हब भी आप जानते हो, हब किस लिए यूज करते हैं, जरा देखिएगा। हब भी एक तरीके का क्या है? A hub joins multiple devices on the same LAN, broadcasting messages to all port without examining frame. अब देखो, स्विच क्या करता था, उसको एग्जामिन करके उसके प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था। हब उसी तरीके से काम करता है, ठीक है, जिस तरीके से LAN कर रहा होता है। लेकिन ये कैसे काम करता है? जिसके जो पोर्ट होते हैं हमेशा वर्क करते रहते हैं, चाहे डेटा, चाहे उस पोर्ट में LAN केबल लगी हो या ना लगी हो, बात समझ रहे हो। विदाउट एग्जामिन वो सारे के सारे पोर्ट से डेटा को भेजता रहता है। कौन? हब, ठीक है। हब ज्वाइंस मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द सेम LAN। सेम LAN के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ा सकता है, किसके साथ? हब के साथ। देखिए भाई, एक और आ जाता है हमारा राउटर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउटर बेसिकली हम कब यूज करते हैं? सपोज जब भी हम नेटवर्क पर किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस पर नेटवर्क के थ्रू जब हम नेटवर्किंग डिवाइस यूज करते हैं, दैट वन इज राउटर। ये बेसिकली क्या करता है? ये आपके डेटा को रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस पर फास्ट और तेजी से पहुंचाने का काम करता है। कौन? राउटर। A router directs data request from one network to another using a packet IP address to forward it to its destination. अब राउटर ये भी चूज करता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से डेटा को भेजा जा सके। शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है, ठीक है ना। और डेटा को पैकेट के फॉर्म में, डेटा को पैकेट के फॉर्म में भेजने का काम करता है उसके आईपी एड्रेस पर। समझ गए बात? ठीक है ना। तो इतनी सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं, बात समझ गए। अ राउटर इज डिवाइस लाइक अ स्विच दैट राउट्स डेटा पैकेट बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर ये काम करता है।
एंड राउटर नॉर्मली कनेक्ट लैन और वैन, इन दोनों में कनेक्ट हो जाता है। राउटिंग अकर्स एट नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। देखिए भाई, एक ही मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है। जो OSI मॉडल है आपका गेटवे सारी ही लेयर्स पे काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो फिजिकल लेयर पे काम करता है, रिपीटर फिजिकल, ब्रिज भी फिजिकल पे काम करता है। तो एक बार इस पर आप नजर डाल लीजिएगा। चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं इस पार्ट से आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए। अब देखो कुछ मैंने 3-4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से रख भी दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी लग जाए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे सभी। इतना पढ़ा है उससे जरा आप आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो जल्दी से। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राउटर। राउटर के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो क्या काम, कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, जल्दी से बताइए भाई। कह रहा है इट इनेबल्स डेटा पैकेट्स टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। बताओ जल्दी, राउटर जो है वो किस में काम करता है? डेटा लिंक पे नहीं करता है, किस पे करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर अभी तो बताया था किस पे काम करता है। राउटर देखो किस पे करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। समझ गए? नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो दूसरा हो गया गलत, पहला हो गया सही, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। आंसर नंबर 3 हो गया। बोथ करेक्ट कैसे हो गया? अरे भाई, डेटा लिंक लेयर पे काम नहीं करता है महाराज, सी नंबर होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेटवर्क हब। कह रहा हब कनेक्ट डिफरेंट स्टेशंस इन अ प्राइवेट नेटवर्क। जल्दी से बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है? ट्रू पूछ रहा है। ट्रू स्टेटमेंट, अ हब कनेक्ट डिफरेंट स्टेशंस इन अ प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट सेंड्स डेटा पैकेट टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। नहीं, ये काम है राउटर का। इट कंटेन्स 2 पोर्ट्स, 1 फॉर इनपुट एंड 1 फॉर आउटपुट। नहीं। इट वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर। हब जो है वो नेटवर्क लेयर नहीं काम करता है, ठीक है ना। हब किस पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 7 का पहला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिपीटर। रिपीटर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट हैं, कह रहा है इनमें से बताना है कौन से सही हैं। कह रहा है इट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा पैकेट्स। रिपीटर का काम क्या डेटा पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है क्या? नहीं होता है, गलत हो गया। इट इज एडेड टू ट्रांसमिशन सिस्टम टू बूस्ट द सिग्नल। बस इसी को पकड़ लो, सही है। इट सेंड्स द डेटा टू स्पेसिफिक कंप्यूटर। काम इसका नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन वायरलेस सिस्टम्स। बिल्कुल है, वायरलेस सिस्टम्स पे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो वी और डी जो है सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देव सिंह बी नहीं होगा, ठीक है ना। 3rd ऑप्शन होगा। बी और डी सही है, पहला गलत है और तीसरा भी गलत है, ठीक है। चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको नेटवर्किंग डिवाइस से सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आए तो गलत ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ डैश पोर्ट ट्रांसमिट्स 1 बिट ऑफ अ बाइट, 1 बिट ऑफ अ बाइट एट अ टाइम, सिग्नल स्ट्रीम बिट्स। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा पोर्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। 9th का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होता है? सीरियल पोर्ट इस्तेमाल होता है। 1 बिट एट अ टाइम, किसी भी बाइट का 1 बिट एक ही समय पर ट्रांसफर होता है तो उसको कहा जाता है सीरियल पोर्ट, यानी कि सीरियल पोर्ट की मदद से उसको भेजा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए भाई, एक बार देख लेंगे। अ सीरियल पोर्ट इज एन इंटरफेस थ्रू विच पेरिफेरल्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ सीरियल प्रोटोकॉल विच इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन 1 बिट एट अ टाइम ओवर अ सिग्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीरियल पोर्ट इज डी सबनेचर, दैट वन इज RS-232 सिग्नल्स को भेजने में काम करता है ना। देखिएगा जरा, सीरियल पोर्ट 2 तरीके से, एक DE25 यानी कि इसमें 25 पिन होती हैं, एक DE9 होता है। देखो जरा, ये DE25 है, कितनी पिन्स के साथ? 25 पिन्स के साथ, ठीक है। ये DE9 है, कितनी पिन्स के साथ? 9 पिन्स के साथ। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। पैरेलल पोर्ट की बात करें, अब पैरेलल पोर्ट इज इंटरफेस पोर्ट दैट मैनेज डेटा ट्रांसफर आउट यूजिंग मोर देन 1 कम्युनिकेशन लाइन और वायर, ठीक है। प्रिंटर पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल पोर्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इससे बेसिकली प्रिंटर जो है वो कनेक्ट होते हैं पैरेलल पोर्ट में, ठीक है। पैरेलल पोर्ट में देखिए भाई कितनी पिन्स होती हैं? 36 पिन्स होती हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेविगेशन पेन इन विंडोज एक्सप्लोरर। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, विंडोज एक्सप्लोरर से, ठीक है ना। कह रहा है कि नेविगेशन पेन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइए। ट्रू पूछ रहा है रिगार्डिंग नेविगेशन पेन। कह रहा है इट डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन्ड फाइल्स, लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन्स फाइल्स। कह रहा है इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। बिल्कुल सही है, 10 का नंबर होगा क्या, बी नंबर। इट प्रोवाइड एक्सेस टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। इट कैन ओनली बी यूज्ड ब्राउज नेटवर्क लोकेशंस, नहीं। इट इज हिडन फाइल डिफॉल्ट, नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, 10th का होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, नेविगेशन पेन के बारे में अगर देखें तो ये जो है हमारी इस समय खुली हुई है विंडोज एक्सप्लोरर की फाइल, जो ये देख रहे होगे, ठीक है ना, जो ये एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं नेविगेशन पेन। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन, ये आपकी एड्रेस बार हो गई जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सर्च बॉक्स हो गया, फाइल एंड फोल्डर्स हो गए, ठीक है, टैब्स विद रिबन हो गया, तो पूरा तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछ भी लेता है, ठीक है ना, ये किसके होता है, कहां पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए सभी, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर विंडो दैट ओपन्स विदाउट एनी यूजर रिक्वेस्ट व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। टाइप ऑफ ब्राउजर विंडो दैट ओपन्स विदाउट एनी, कभी कभी आप साइट पर जाते हो, आप कुछ क्लिक भी नहीं करते हो, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ पॉपअप जो है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक खुल के आ जाता है। बोलो हाँ कि ना। तो उसी तरीके का जो एक विंडो जो है, एक मेन्यू टाइप आपका अचानक से खुल के आ जाता है, उसको बोलते हैं पॉपअप। उसको बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं उसको, पॉपअप बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये याद रखिए, दैट ओपन्स विदाउट एनी यूजर रिक्वेस्ट। भाई जब हम किसी साइट पर, किसी हाइपरलिंक पर, किसी लिंक पर जब क्लिक करेंगे तभी तो कुछ ओपन होगी, लेकिन साइट पर वर्क करते करते कभी कभी ऐसा होता है, आपने इस चीज को फेस किया होगा कि ऑटोमेटिकली कुछ ओपन होके आ जाए, दैट वन इज पॉपअप। बाकी को देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ ब्राउजर विंडो दैट ओपन्स विदाउट एनी यूजर रिक्वेस्ट व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। ठीक है, पुल अप क्या होता है, नॉट अ टाइप ऑफ ब्राउजर विंडो दैट ओपन्स ऑटोमेटिकली, इट रिक्वायर्स यूजर एक्शन टू अपीयर। ठीक है, जब आप यूजर जो है वो एक्शन करेगा तभी कुछ ना कुछ ओपन हो गया, दैट इज पुल अप। प्लगइन्स क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं दैट ऐड इनफेक्टिव फीचर्स और फंक्शनैलिटीज। मतलब कुछ वेबसाइट पर कुछ ऐसे एक्सटेंशंस प्लगइन्स लगाए जाते हैं ताकि उसके फीचर्स को कुछ और अदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, है ना। कितने क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं बताओ सभी लोग, डेली मॉक में कितने क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को जिसने भी बता दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को जिसने भी बता दिया, ठीक है ना, उसके लिए तालियां बजवाएंगे अभी। ठीक है, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। अब जब तक इसका आंसर नहीं आएगा मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड इन गूगल क्रोम टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रशांत पांडे कह रहे हैं शिफ्ट ऑन अ क्लिक लिंक। ठीक है ना, अब देखो मुझे पता था कि कुछ महानुभाव जो हैं वो डबल बताएंगे, कुछ कंट्रोल बताएंगे। ठीक है, देखो दीपांकर सी बता रहे हैं और किसी ने सी बताया था, अभी किसने बताया था, हाँ राहुल कुमार दास ने सी बताया है। देखो भाई, ठीक है, बाबू ओराम भी सी कह रहे हैं। ठीक है, सी नहीं होगा भाई। देखो सुनो, यहां पर देखो आपको तीन चीजें जो है वो आपको जाननी चाहिए, 3 के 4 जाननी चाहिए। देखो जरा कौन कौन सी। आपसे पूछ रहा है ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो। जब आपको नई विंडो में लिंक को ओपन करना हो तब आप करोगे शिफ्ट के साथ उस लिंक पर क्लिक करोगे, तो आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब आपको उसी विंडो में नई टैब में लिंक को ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ जाओगे, कंट्रोल के साथ क्लिक ऑन लिंक। बात आई समझ में। ठीक है, तो आप लिख लोगे ओपन
इन अ न्यू टैब, ठीक है, नई टैब तो खुलोगी इन सेम विंडो, जो विंडो खुली होगी आपकी किसी भी ब्राउजर की उसी विंडो में नई टैब खुल जाएगी कंट्रोल के साथ लिंक। अगर शिफ्ट के साथ लिंक की तो एक ब्राउजर की विंडो खुली होगी दूसरी नई विंडो खुल जाएगी, वो उसके लिए होता है। अच्छा, डबल क्लिक ऑन अ लिंक कुछ काम नहीं होता है, सिंगल क्लिक करोगे डबल क्लिक कर दो वो सेम बात है, सिंगल क्लिक जैसे क्लिक करोगे तुरंत आपकी वो लिंक जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो दिया है ऑल्ट प्लस क्लिक ऑन लिंक, इसका जवाब क्या दे, इसका जवाब क्या होगा बताओ भाई। किसी भी लिंक पर जब क्लिक करो लेकिन ऑल्ट के साथ क्लिक करो तो क्या होगा? सर ताली बजवा, बिल्कुल भाई, जिसने पहले जवाब दिया था उसके लिए ताली बजा दो भाई उसके लिए ताली बजाओ भाई। मैं नाम भूल गया किसने सबसे पहले जवाब दिया था, लेट मी सर्च, आई थिंक हाँ प्रशांत पांडे ने सही जवाब दिया था। प्रशांत पांडे ने सबसे पहले सही जवाब दिया, तो प्रशांत पांडे के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई, ठीक है, मेरी भी तरफ से तालियां, ठीक है ना। चलो भाई, ऑप्शन नंबर डी का जरा सोल्यूशन बताओ भाई। अगर किसी भी लिंक को ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए उसके लिए क्या होगा, अगर किसी भी लिंक को आपने ऑल्ट के साथ प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो लिंक जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे सपोज दैट कोई डाउनलोडेड फाइल होती है तो डाउनलोड लिस्ट में आपकी वो फाइल डाउनलोड में दिख जाती है। अगर पर्टिकुलर लिंक पर अगर आपने डाउनलोड आल्ट के साथ उस लिंक पर क्लिक किया तो वही लिंक जो है आपकी डाउनलोड्स में डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड पे जाके जब उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वही जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो उम्मीद करते हैं ये लिंक डबल लिंक शिफ्ट के साथ कंट्रोल मैंने एक साथ ही तीनों चारों रख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स ऑफ द माउस कंपोनेंट इन द कंट्रोल पैनल शुड बी यूज्ड टू सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड ऑफ द माउस इन विंडोज 10। ठीक है, अब जरा बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तब तक हम इसका आंसर जवाब देते हैं। तो माउस कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल पैनल में जब भी आप जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा भाई किसमें, पॉइंटर ऑप्शंस में। किसमें जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 पॉइंटर ऑप्शंस में जाना होगा। राहुल देव पूछ रहे हैं सर आपकी बैच कैसे खरीदें। परमार एकेडमी एप्लीकेशन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। आप अपने ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में आपको पीसी बैच दिखेगा और आप एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 13 का क्या होगा भाई, डी नंबर होगा बिल्कुल। रन कमांड में आपको क्या लिखना होगा, कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए विंडो, ये विंडो की है, ठीक है ना, विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना होगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और रन डायलॉग्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, कंट्रोल लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, कंट्रोल लिखोगे कंट्रोल पैनल ओपन, ठीक है ना, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाए। कंट्रोल पैनल ओपन होगा, जरा कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही आपने विंडो आर के साथ प्रेस किया, कंट्रोल डाला, कंट्रोल पैनल जो है वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है ना, अब कंट्रोल पैनल में आप जाओगे हार्डवेयर एंड साउंड पर। इस पे जाओगे, हार्डवेयर एंड साउंड पर जाओगे, इस पे गए, इस पे जाने के बाद आपको एक नई विंडो खुली हुई मिलेगी डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स की, और इसी में ऑप्शन होगा एक क्या, माउस का। इसी में आपका एक पॉइंट किसका ऑप्शन होगा, माउस का। माउस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके पास ये माउस प्रॉपर्टीज वाली जो बटन है, जो डायलॉग बॉक्स है, वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, माउस प्रॉपर्टीज। अब माउस प्रॉपर्टीज में आपको जाना पड़ेगा पॉइंटर ऑप्शंस पे। किस पे, पॉइंटर ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे ही आप पॉइंटर ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको ये विंडो दिखेगी। ठीक है ना, आपको पॉइंटर ऑप्शन वाली विंडो दिखेगी। आप यहां से कर्सर की स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हो, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर हुआ, समझ गए होगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे।
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पीसी बैच। ठीक है, ये पीसी बैच मत समझ लेना। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर है और ये बैच फाइल की बात कर रहा है इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि पीसी बैच के नाम से ही हम लोगों ने एक बैच चलाया था, दैट वन इज परमार कंप्यूटर बैच, है ना। कौन सा बैच चलाया था? परमार कंप्यूटर बैच, टोटली डेडिकेटेड था किसके लिए? एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे सभी। बीएमपी क्यों बता रहे हो भाई? बीएमपी नहीं होगा, बीएमपी नहीं होगा। बैच फाइल के लिए क्या होगा भाई? .bat होगा। क्या होगा? .bat होगा। तो जो भी आपके सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक बैच फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .bat होता है, नॉट बीएमपी। ठीक है, 14 का आंसर होगा आपका दूसरा, .bat। ठीक, बैच फाइल का जो एक्सटेंशन होता है तो .bat होता है। समझ गए बात? अच्छा, अब जरा देखिए, .dbf क्या हो गया? .dbf क्या होता है? ये होता है भाई डेटाबेस, डेटाबेस फाइल। जो डेटाबेस फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। बात समझ गए? .bmp क्या होता है? बिटमैप होता है। क्या होता है? बिटमैप। ये किसका एक्सटेंशन होता है? ये ग्राफिक इमेज फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, .csv जो है वो किसका एक्सटेंशन होता है? एक ऐसी टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है जो इस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि उसको एक्सेल में ओपन करने पर आसानी से उसको एडिट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम्स। बात समझ गए? बोलो हाँ कि ना। CSV का फुल फॉर्म जान लीजिए भाई, क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऐसी टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है जो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है ताकि किसी भी डेटा को ऐसे अलाउ किया जा सकते हैं जिसको आप टेबल फॉर्मेट में उसको डिजाइन किया जा सकता है। कौन नहीं चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, ये क्वेश्चन आया है कुकीज से रिलेटेड। अब यहाँ के इस वाले सेक्शन के बाद हम लोग कुकीज के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो इत्मीनान से बने रहना। एक क्वेश्चन जरूर आएगा सीजीएल मेंस में कुकीज से। हर शिफ्ट में आया है, हर बार आया है, तो इस बार भी आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आंसर क्या होगा? कह रहा है कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। कुकीज होती क्या है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं। जब भी आप किसी भी साइट पर विजिट करते हो तो उस पर्टिकुलर साइट की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो आपके जो सिस्टम होता है उसकी मेमोरी में स्टोर होना चाहती है, जिसकी वजह से जब भी आप उस ब्राउजर पर उस वेबसाइट को जब बार बार ओपन करते हो तो पर्टिकुलर कुकीज जो है वो आपकी सेव हो जाती हैं। तो सेव होने से आपको बार बार उतना टाइम नहीं लेता है वो मेमोरी, जिससे कि वो आप ओपन कर पाओ, है ना। तो कुकीज ट्रैक यू, तो कुछ तमाम तरीके की कुकीज होती है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा भाई? जो ट्रैक करती हैं आपको, आपकी प्राइवेसी को एक्सपोज करती हैं, तो वो होती हैं थर्ड पार्टी कुकी। कौन सी होती हैं? थर्ड पार्टी कुकी होती है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो थर्ड पार्टी कुकीज को इनेबल कराते हैं, और जो आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, ये क्या करती हैं? कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सेल करती हैं आपकी इनको। तभी तो आप देखते हो कि आपने देखा होगा कि आपके मेल पर, ईमेल आईडी पर बहुत सारे मेल ऐसे आते रहते हैं, आपने उनको कभी मतलब उनके बारे में ना देखा होगा ना सर्च किया होगा, लेकिन फिर भी आपने देखा ये मेल हमारे पास कैसे आएगा। वो इसी तरीके से होता है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं इंटरनेट पर जो कुकीज होती हैं उनके बारे में। देखो भाई कौन कौन सी। पहला होता है आपका सेशन कुकी। पहली आपकी कुकीज है दैट वन इज सेशन कुकीज। इसको आप नाम देते हो टेम्परेरी कुकी। सेशन कुकीज को नाम दिया जाता है टेम्परेरी कुकी। हेल्प्स वेबसाइट रिकॉग्नाइज यूजर्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हेन दे नेविगेट थ्रू। अभी जो मैंने आपको कुकीज के बारे में बताया था वो एक एग्जांपल था, और वो किसका एग्जांपल था? सेशन कुकीज। यानी कि जब भी किसी भी
वेबसाइट पर आप पर्टिकुलर टाइम के लिए विजिट करते हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसकी मेमोरी में सेव होती हैं, उसमें ज़्यादा समय ना ले, जल्दी जल्दी से ओपन हो जाए, जल्दी जल्दी से प्रोसेस कर पाए, इस वजह से काम आता है सेशन कुकीज। ये थोड़ी हेल्पफुल होती है। सेशन कुकीज ओनली रिटेन इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स एक्टिविटीज फॉर अस एज लॉन्ग एज दे आर ऑन द वेबसाइट। वंस द ब्राउजर इज क्लोज कुकीज आर डिलीटेड। जैसे ब्राउजर क्लोज होता है उसकी कुकीज जो है वो क्या होती है, डिलीट हो जाती हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड ऑन शॉपिंग वेबसाइट्स और ई कॉमर्स वेबसाइट, याद रखिएगा सेशन कुकीज, ठीक है। अगला आता है आपका परमानेंट कुकीज। परमानेंट कुकीज आर आल्सो नोन एज परसिस्टेंट कुकीज, ठीक है। इन नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। रिमेन इन ऑपरेशन इवन आफ्टर द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड। वेब ब्राउजर क्लोज होने के बाद भी परमानेंट कुकीज जो हैं वो बनी रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा हो कई साइट्स पर आपको लॉग इन डिटेल पासवर्ड डलवाता है, अगर आपने वो पूछता भी है वुड यू वांट टू सेव द पासवर्ड और यूजर नेम, अगर आपने कर दिया यस, तो दोबारा भविष्य में जब भी आप उस साइट को खोलोगे तो वो आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्टली उठा लेगा, क्योंकि परमानेंट कुकीज यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसमें सेव है, भले ही आप ब्राउजर क्यों ना बंद कर दो। बात आई समझ में? वो होती हैं आपकी परमानेंट कुकीज। अगला है, देखिए अगला है आपका फर्स्ट पार्टी कुकी। फर्स्ट पार्टी कुकीज आर इंस्टॉल्ड डायरेक्टली बाय द वेबसाइट दैट इज डोमेन यूजर इज विजिटिंग। अगर कोई भी यूजर किसी वेबसाइट पर विजिटेड होता है तो वो, जैसे फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या हो गया, आप सपोज दैट जब भी आप किसी वेबसाइट पर एंट्री करते हो वो क्या करता है, उस के फीचर्स को यूज करने से पहले वो अपना एक अकाउंट बनवाता है, गूगल से ईमेल ले लेता है, नंबर ले लेता है। तो वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि उस साइट में एंटर करने से पहले वो आपको डालनी ही डालनी है, दैट वन इज, जो वो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड सेव करेगा, दैट वन इज फर्स्ट पार्टी कुकी। दीज कुकीज इनेबल वेबसाइट्स owners to collect analytics data, remember language settings, performance and other functions provide to a good user experience, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पार्टी कुकी, जैसा कि उसको क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड पार्टी कुकी से रिलेटेड। थर्ड पार्टी कुकीज आर इंस्टॉल्ड बाय द थर्ड पार्टीज विद इन द एम ऑफ कलेक्टिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब यूजर टू कैरी आउट रिसर्च इनटू एग्जांपल बिहेवियर, डेमोग्राफिक, स्पेंडिंग हैबिट्स। मतलब आप किस टाइप की साइट सर्च करते हो, साइट पर क्या क्या सर्च करते हो, ठीक है ना, आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके के गाने पसंद करते हो, क्या क्या आर्टिकल सर्च करते हो, तो ये तमाम सारी डेटा जो है वो स्टोर करता रहता है। फिर उसी डेटा को एनालाइज करके आपको देखा होगा कि आपको उसी से रिलेटेड जो है वो आपको एड्स देखने को मिलते हैं। तो ये डेटा जो है वो आपको थर्ड पार्टी को दिया गया और थर्ड पार्टी ने उसी से रिलेटेड जो है वो एड जो है वो आपकी साइट पर दिखाए। चलो भाई अगला देखिए है फ्लैश कुकीज। फ्लैश कुकीज को आप सोको कुकीज भी जानते हो, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेब ब्राउजर। They are designed to be permanently stored on the user's computer. These type of cookies remain on a user's device even after all the cookies have been deleted from the web browser. अगला आपका zombie cookie important है, ठीक है, important है, पूछ लिया जाएगा। Zombie cookies are type of flash cookie that is automatically recreated, बस इसी को ध्यान रखना। After a user had deleted, अगर यूजर डिलीट भी कर देगा तब भी जो है वो इसकी जो कुकीज हैं वो रिक्रिएट हो जाएंगी। This means they are difficult to detect or manage. They are often used in online games to prevent users from cheating, but have also been used to install malicious software onto the user device. बस आपको ये पहला वाला पॉइंट है वो ध्यान रखना है, यानी कि रिक्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिए ऑटोमेटिक। जल्दी से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। तो कुकीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इत्मीनान से पढ़ भी लेना। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड, जो ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड है उन्हीं को तो ज़ॉम्बी कुकीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट्स इट्स सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडेम टू द इंटरनेट, ठीक है, जो आपको इंटरनेट से सुविधा प्रदान करने का काम करता है, दैट वन इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी। जियो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, आईएसपी है। एयरटेल इंटरनेट आपको दे रहा है, आईएसपी है, ठीक है, ये सारे एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस विंडो लोगो प्लस एफ, कह रहा है ये क्या काम करता है, जल्दी से बताएंगे सर, ये क्या काम करता है। हेल्प करेगा, हेल्प के लिए आप जानते हो F1 होता है, ओपन माई कंप्यूटर, सर्च फॉर फाइल और फोल्डर, कंट्रोल प्लस एफ होता है,
ठीक है, सर्च फॉर कंप्यूटर्स यही होगा। ऑप्शन डी जो है वो किसके लिए होगा, अगर आप कंट्रोल के साथ विंडो की के साथ अगर आप F प्रेस करोगे तो आप कंप्यूटर को सर्च कर पाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। अरे भाई आपने F देखा, CC लगाने लगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ विंडो लोगों के साथ एक बार F प्रेस करके देखना, आपको समझ में आएगा, है ना, ठीक है। सर्च और फाइल फोल्डर के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, which backup device provides a convenient way to create system images and complete backups but may require a lengthy restoration process? क्या होता है, DWR डिस्क नहीं होता, सॉलिड स्टेट नहीं, टेप ड्राइव नहीं। ऑप्शन नंबर 4 NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज NAS होता है, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से एक बार बताएंगे, CD जैसे ये लिखा है ना DVDRW, तो उसी तरीके से एक फुल फॉर्म होता है CDR, फिर होती है CDRW, फिर होता है एक CD-ROM। जल्दी से बताओ भाई क्या क्या फुल फॉर्म होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इनके फुल फॉर्म बताओ। R का क्या, RW का और ROM का क्या। देखो भाई मैं ही बता देता हूं जल्दी जल्दी से। देखिए भाई, टाइप्स ऑफ सीडीज की अगर हम बात करें तो CDR, जैसे CDR, R का मतलब हो रहा है रिकॉर्डेबल। क्या होता है, रिकॉर्डेबल। ये क्या काम करता है, ये इसको सिर्फ आप एक ही बार लिख सकते हो, रिटन ओनली वंस एंड कैन नॉट बी इरेज्ड, और उसको बाद में इरेज नहीं किया जाएगा। तो इस टाइप की CD जो होती है CDR होती है। CD-ROM की बात करें, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि इसको एक बार लिखा जा सकता है, रीड वंस, आफ्टर रीड इट इज यूज्ड एज अ रोम दैट इज कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर, यानी फिर वो रोम की तरह यूज, उसको अपडेट या इरेज नहीं किया जा सकता। CDRW की बात करें, दैट वन इज रीराइटेबल। RW ये इंपॉर्टेंट है, CWRW में, ठीक है, ये क्या है, रीराइटेबल, यानी कि इसको मल्टीपल टाइम्स इरेज या फिर राइट किया जा सकता है। अपने नाम से ही क्लियर, रीराइटेबल तभी होगा जब आप इरेज कर पाओगे एक बार लिखे हुए डेटा को। जैसे पेन ड्राइव है, फॉर्मेट करते हो आप, पूरा डेटा इरेज हो गया, फिर से आपने डाल दिया, तो जिस तरीके से CDRW भी होता है ना। तो ये फुल फॉर्म याद रखिए। इसी तरीके से DVDR, DVD-ROM, DVDRW भी हो सकते हैं। क्लियर। NAS का नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ये एक आपकी डिवाइस होती है, ठीक है ना, जो नेटवर्क से कनेक्ट होती है। आपको बैकअप के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसको बैकअप लेने के लिए, जब भी आपके डेटा लॉस्ट होने की संभावना रहती है, तो उसका बैकअप यानी कि कॉपी ऑफ डेटा ही बैकअप कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर उसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है एज ए बैकअप, दैट वन इज NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्किमिंग इन ई बैंकिंग इज द मेथड ऑफ स्किमिंग। जल्दी से बताइए भाई, ई बैंकिंग जब होती है तो स्किमिंग होती है, तो स्किमिंग में क्या होता है, कन्वर्टिंग डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड नहीं, ट्रांसफरिंग कैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, क्या कुछ ऐसा होता है, नहीं होता है। स्टीलिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन को अगर आप स्टील कर रहे हो, चुरा रहे हो, दैट वन इज स्किमिंग। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत पांडे 4 नहीं होगा। इंटीमेटिंग द कस्टमर अबाउट द हैवी विड्रॉल्स नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, चुपके से डेटा को चुरा रहे हो, स्किमिंग भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3, 20 का 3 नंबर होगा। चलो भाई जल्दी से बचे हुए क्वेश्चन को भी स्पीड के साथ करते हैं। कह रहा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेंडिंग फाइल अटैचमेंट यूजिंग ईमेल। ईमेल को यूज करते समय अगर कोई भी अटैचमेंट भेजा जाता है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं। फिशिंग में भी यही होता है। एक मैंने फार्मिंग भी आपको बताया था, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, स्किमिंग में जब देखो, फिशिंग जो था वो भी इसी तरीके से था, लेकिन जब आप ई बैंकिंग यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल या डेबिट कार्ड की डिटेल को स्टील करना स्किमिंग भी कहलाता है, ठीक है। चीट करने में यही होता है। अच्छा जल्दी से बताइए, पहले स्टेटमेंट की बात करें, अटैचमेंट कैन बी एनी टाइप ऑफ फाइल इंक्लूडिंग वीडियो फाइल्स प्रोवाइडेड द साइज ऑफ ऑल अटैच। बिल्कुल सही है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना। ईमेल सर्वर्स एंड ईमेल क्लाइंट्स ऑफन लिमिट द साइज ऑफ, बिल्कुल सही। जो भी ईमेल क्लाइंट होते हैं जो आपकी ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं
वो अटैचमेंट के साइज को बता दें। जैसे गूगल की बात करें, जो जीमेल होता है, ठीक है, जीमेल में आपका 25 MB होता है। आपका आउटलुक जो होता है, ठीक है, उसमें 20 MB तक मैक्सिमम साइज आप भेज सकते हो। कितना? 20 MB, ठीक है। A Word document and spreadsheet file cannot be sent as a attachment in a single file। बिल्कुल गलत है, आप भेज सकते हो। यही स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी आपका क्या है? सही है। ठीक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी सेंड, बिल्कुल भेज सकते हो। स्प्रेडशीट भेजी जा सकती है, लेकिन उसमें कहा है नॉट, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन जीमेल what you use when you receive a mail and want to send the mail in response of the same mail to the original sender only। जब आपके पास किसी ने मेल भेजा और उस भेजने वाले ने और लोगों के पास मेल भेजा है, बट आप चाहते हो उस मेल का रिप्लाई सिर्फ उसी पर्सन को दो जिसने मेल भेजा है, तो सेंडर यानी कि जो ओरिजिनल सेंडर है उसको रिप्लाई देने के लिए आप किस पर क्लिक करोगे? सिर्फ रिप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करोगे। रिप्लाई ऑल पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो सभी लोगों के पास वो रिप्लाई पहुंच जाएगा जिसको ओरिजिनल सेंडर ने वो मेल भेजी होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉरवर्ड यानी कि सेम मेल को दोबारा दूसरे लोगों के पास पहुंचाने के लिए फॉरवर्ड मेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन MS Word 365 कंट्रोल प्लस ई इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू। कंट्रोल प्लस ई जो होता है वो किसके लिए होता है? जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट, नहीं। सेंटर अलाइंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, बिल्कुल सही। राइट के लिए नहीं। डिस्प्ले द फाइल मेन्यू, ऑप्शंस नहीं। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अलाइनमेंट की बात की है, जान लेते हैं अलाइनमेंट के बारे में। जब भी आप होम टैब पर जाओगे, किस पर जाओगे आप? होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यानी कि आपको दिख रहा होगा, ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको अलाइनमेंट नाम के ऑप्शन मिलते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट किसके साथ होता है? कंट्रोल प्लस एल के साथ। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई के साथ। राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर के साथ। जस्टिफाइड अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस जे के साथ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? लेफ्ट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक, कैसे दिखते हैं जरा देखिएगा। जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड से ये देखिएगा पूरा बिल्कुल एक ही लाइन में आपको नजर आ रहा होगा। इसको इरेज कर दूं मैं। देखो भाई, एक ही साइड में आपको नजर आ रहा है ये। इधर देखो आगे पीछे लिखा हुआ, इधर साइड से मैनेज नहीं। जब आपने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, सॉरी राइट कर दिया, इसी का जस्ट उल्टा, तो देखो लेफ्ट साइड में उसने देखो आगे पीछे रखा, लेकिन इधर साइड में उसने क्या किया रखा है? बिल्कुल बराबर से रखा है। सेंटर अलाइनमेंट क्या? यानी कि टेक्स्ट को दोनों तरफ से इक्वल नहीं करेगा, सेंटर में लेके चलेगा। ठीक है। जस्टिफाई में क्या? देखो इधर से भी पूरा बराबर है और इधर से भी पूरा बराबर है। तो ये इस तरीके के 4 अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा विच फीचर ऑन MS Word अलाउ यू टू सी अ डॉक्यूमेंट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हो, लेकिन प्रिंट करने से पहले आप जानना चाहोगे वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया, दिखेगा कैसे। प्रिंट कर दिया तो पेज बेकार होगा अगर आपसे सही प्रिंट नहीं हो, तो इसका मतलब अच्छा यही होगा इससे पहले कि प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो। तो ऑप्शन क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट क्या क्या होते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए जरा बताइए। कंट्रोल प्लस F2। दूसरा शॉर्टकट प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होता है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F12। एक और शॉर्टकट होता है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन देके पूछ ले, Alt प्लस कंट्रोल प्लस I। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये तीनों ही। अच्छा, कंट्रोल प्लस P ये सिर्फ प्रिंट के लिए होता है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्रिंट प्रीव्यू के लिए नहीं होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25। अब जरा देखिए, आपको व्यूज भी दिखेंगे, जैसा कि ऑप्शन में तमाम तरीके के व्यूज जो दिखा रहा था। ठीक है, डॉक्यूमेंट के ये व्यूज होते हैं। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट और बाय डिफॉल्ट कौन सा मिलता है? प्रिंट लेआउट।
बाय डिफॉल्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउ यू टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक सेक्शंस और टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ठीक है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, जरा अब देखिए थिसॉरस टूल के लिए क्या होगा, थिसॉरस टूल के लिए शॉर्टकट क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी। देखो भाई, जब भी आपको सिनोनिम्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, तो शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करें। स्पेलिंग को चेक करना है तो सिर्फ F7 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा देखिएगा, जो ये मिलेगा किसमें आपको, ये मिलेगा आपको रिव्यू टैब में। ये भी आपसे पूछ लेता है ये किसमें मिलेगा, रिव्यू टैब में। ये जो ऑप्शन है ये 2019 का जो MS वर्ड है उसका है। ठीक है ना, जो 2010 होता था, जो 2013 होता था, जो 2016 था, तो उसमें एक ऑप्शन और मिलता था डिफाइन नाम का। कौन मिलता था, डिफाइन नाम का। अच्छा, स्पेलिंग के लिए शॉर्टकट, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, F7 होता है। थिसॉरस के लिए क्या होता है, शिफ्ट के साथ F7 होता है। वर्ड काउंट के लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस जी होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं ये भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सही से बना दूं वरना हो जाएगा कंफ्यूजन। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ठीक है ना। अच्छा, जो इसमें डिफाइन होता था उसके लिए शॉर्टकट क्या होता था, ठीक है ना, जो डिफाइन यानी कि पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन करने के लिए क्या होता था, कंट्रोल प्लस F7। इतने शॉर्टकट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस किस में अंदर मिलेंगे, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर मिलेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26, which of the following keyboard shortcut is used to enter a new line in a same cell in MS Excel 2010। सेम सेल में आपको नई लाइन चाहिए होती है तो उसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अगर आपको पर्टिकुलर सेल है, ये सपोज दैट आपको इसी सेल में काम करना है, आपका कर्सर अभी यहां है। ठीक है, अगर आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तुरंत नीचे वाली सेल में आ जाओगे, तो आप चाहोगे कि क्या करूं कि ये यहां से लिखने लगे, इस तरीके से लिखने लगे। तो ऐसा लिखने के लिए आप प्रेस करोगे Alt प्लस एंटर। क्या प्रेस करोगे, Alt के साथ एंटर प्रेस करोगे। अच्छा भाई, अब कुछ चीजें हैं वो आप जान लीजिए, कुछ चीजें हैं वो आप जान लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बारी बारी से सारी चीजें बता देता हूं, देखिएगा। अगर आप एक्सेल में आगे जाना चाहते हो, ठीक है ना, एक सेल आगे जाना चाहते हो तो टैब, एक सेल पीछे आना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ टैब, ठीक है, नीचे आना चाहते हो तो एंटर, अगर सेल के ऊपर जाना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ एंटर। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगला सेगमेंट देखिए, ठीक है ना, टू सेलेक्ट कंप्लीट रो, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी हो, ठीक है ना, टू सेलेक्ट कंप्लीट कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट करना हो, ठीक है ना, टू सेलेक्ट एंटायर सीट, पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट करनी हो, तब शॉर्टकट क्या काम करते हैं, जब पूरे की पूरी रो सेलेक्ट करनी हो तो आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबानी पड़ेगी। अगर आपको कॉलम यानी कि C फॉर कॉलम, C फॉर कंट्रोल मैंने बताया था, तो कंट्रोल के साथ वही स्पेस बार ले लेना। और आप जानते हो कॉलम और रो से मिलके ही तो सीट बनी है, तो इन दोनों शॉर्टकट को मर्ज कर दो। तो इन दोनों शॉर्टकट में देखो कंट्रोल भी आया है, बोले हाँ, आपने कहा शिफ्ट भी आया है, बोले हाँ, आपने कहा स्पेस बार भी आया है, तो बोले हाँ। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो पूरी की पूरी सीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 शॉर्टकट जो है आपको पता होने चाहिए। ये सेल में मूवमेंट किया मैंने, तीनों बता दिए, ठीक है ना।
आई बात समझ में? चलिए, रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365। जो हमने फॉर्मूला टैब बताई थी आपको एमएस एक्सेल में, तो उसमें कई सारी कैटेगरीज होती थी, ठीक है, टेक्स्ट की, मैथ फंक्शंस की, फाइनेंशियल फंक्शंस की और लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस की। तो उसी कैटेगरी में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या रिप्लेस होगा? नहीं, रिप्लेस जो है वो टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आता है। एबीएस जो है वो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आता है, कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हाइपरलिंक फंक्शन जो है वो आपका लुक एंड रेफरेंस फंक्शन के अंतर्गत आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाइपरलिंक फंक्शन क्या काम करता है? कोई भी टेक्स्ट आपने सेल में लिखा, ठीक है, तो वो आप चाहते हो कि वो टेक्स्ट जो है वो एज अ हाइपरलिंक रहे, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर जिस लिंक में, जिस सेल में आप लिखना चाहते हो, इक्वल टू लगाइए और हाइपरलिंक जैसे ही एंटर करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, जस्ट अ सेक। देखो, मैंने इक्वल टू लिखा और हाइपरलिंक मैंने प्रेस किया, ठीक है। जैसे मैंने 2 बार प्रेस किया तो देखो लिखा है लिंक लोकेशन। क्या लिखा है? लिंक लोकेशन। अब यहां से किसी भी वेबसाइट का लिंक डालना, मैंने कहा परमार academy.in, मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है ना, मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद मैं किस नाम से इसको दिखाना चाहूंगा, मैंने कह दिया कोचिंग, ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है ना। इसमें कुछ एरर आई है, जस्ट अ सेक। लोकेशन लिखोगे, ठीक है ना, फ्रेंडली नेम, फिलहाल आप जान लीजिए, ठीक है ना, कि उसका लोकेशन लिखना पड़ेगा। लोकेशन के बाद आपको उस लिंक का एड्रेस लिखना पड़ेगा इंटर लोकेशन में। उसके बाद फ्रेंडली नेम में आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर नाम से, जैसे सपोज करें मैंने कह दिया कि कोचिंग नाम से ये चीज लिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोचिंग नाम से जैसे ही लिखोगे तो कोचिंग वर्ड जो है वो एज आ हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा, एज आ हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाइपरलिंक के शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस के होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस के। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ बोथ एप्लीकेशन एंड स्प्रेडशीट। एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम किस में आता है भाई? टाइटल बार में आता है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। देखो, स्प्रेडशीट का नाम और ये क्या है? एक्सेल, बुक 1 एक्सेल दोनों ही लिख के आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 29, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट टू कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। पावर पॉइंट की बात करें तो अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए आंसर क्या होगा? ठीक है, देखो उसके लिए होगा कंट्रोल प्लस एम। क्या होगा? कंट्रोल प्लस एम इसका सही आंसर। कंट्रोल प्लस एन के लिए होगा, क्या होगा? टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी जो क्या करता है? डुप्लीकेट अ स्लाइड, ठीक है ना, जो स्लाइड आपकी बनी उसी को डुप्लीकेट करने के लिए। एंड कंट्रोल प्लस टी जो होता है ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट, ठीक है ना, इन पावर पॉइंट, ठीक है ना। सभी में, वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का अलग अलग शॉर्टकट है, तो कंट्रोल प्लस टी इसके लिए है। वर्ड में क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है, कमेंट आप करेंगे, ठीक है ना। वर्ड में क्या होता है और एक्सेल में क्या होता है, कमेंट आपको करना है, मैं फिर भी बता देता हूं जल्दी से। कंट्रोल प्लस 1, ठीक है ना, और वर्ड में होता है आपका कंट्रोल प्लस डी, ठीक, याद रखिएगा। 30 नंबर पे आते हैं, लास्ट आंसर। वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड शो। ये जो ऑप्शन है पावर पॉइंट में कहां पर दिखते हैं? तो आपको ये दिखेंगे स्लाइड शो टैब में, ऑप्शन नंबर सी पर। जरा देखिए कहां पर स्लाइड शो टैब, यानी कि प्रेजेंटेशन का ये टैब खुला हुआ है।
ये देखिए स्लाइड शो टैब है, ठीक है, ये स्लाइड शो टैब है और इसी स्लाइड शो के अंदर स्टार्ट स्लाइड शो यानी कि ग्रुप में फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो किस टैब के अंदर? स्लाइड शो टैब के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो है वो बढ़िया रहा होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए सेशन कैसा रहा। 30 आ गया, पता ही नहीं चला। बिल्कुल मन से पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बोझ बन के पढ़ोगे तो वही चीज बहुत टफ लगेगी, हार्ड लगेगी। जल्दी से बताओ। ठीक है, सेशन हुआ हमारा एंड, 30 क्वेश्चन हमने किए कंप्लीट। तो आज हमने देखो नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर पूरी चर्चा कर ली, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, और कुकीज से ऊपर चर्चा कर ली। तो अगले वाले मॉक में कुछ ऐसे ही 1-2 सेगमेंट को उठा लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास के अंत तक जुड़े रहे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छा बिल्कुल भाई, आप सभी लोगों को भी हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो समय है यार, हो जाने दो 29, 30, 31। ठीक है, चलो कोई नहीं, बढ़िया है। ठीक है ना, चलो भाई, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लो भाई, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर चलने लगा। अरे भाई हैप्पी न्यू ईयर तो आपका तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, है ना। ये तो साल आते जाते रहेंगे, बस साल को ज़्यादा समय ना लेने दीजिए अपना सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, क्लास को करते हैं एंड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो है वो शानदार रहा होगा आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी यहाँ से। सर प्लीज गिव ब्लेसिंग्स फॉर मेंस। अरे भाई बिल्कुल ब्लेसिंग्स, हम ये ब्लेसिंग्स ही तो दे रहे हैं। ठीक है, जो क्लास हम आपके साथ लेके आ रहे हैं, जो 30 क्वेश्चन का जो सेट लेके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नए होते हैं, कुछ रिवीजन हो जाता है, कुछ नए टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं। तो इसी के साथ जो है वो चीज़ें आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी और उम्मीद करेंगे आप कंप्यूटर सेक्शन में जरूर क्वालिफाई करके आएंगे, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत, मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बोनस में मिलेंगी आपको। सिलेक्शन का गेम है, सिलेक्शन फिर हिमालय। हाँ भाई, सिलेक्शन ले लो, फिर खूब मनाली और जहाँ भी जाना है घूमने जाओ। थैंक यू, दीज क्लासेस आर ब्लेसिंग। बिल्कुल सही, जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो ब्लेसिंग्स ही हो रही हैं। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, यानी कि बुधवार को इसी समय, यानी कि 8:30 बजे। ठीक है, बुधवार को हम लोग कब मिलेंगे? 8:30 पर। ठीक है, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, शुभ रात्रि सभी को। चलिए भाई, मिलते हैं, ध्यान रखिए आप सभी का, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इसी तरीके से जारी रखिएगा, बिल्कुल ढील नहीं डालनी है, समझ रहे हो। सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल बराबर समय दीजिए, बस कंप्यूटर को थोड़ा बहुत कम दीजिए, लेकिन जरूर दीजिएगा, है ना। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि।